ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी ने कमजोर कड़ी को मजबूत करने का काम सोच लिया है या इसकी रणनीति बना रही है, क्योंकि जाटलैंड के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसके तहत पहले चरण का चुनाव आज हुआ, जिसमें पहले चरण के तहत वोटिंग हुई, जो बड़े मंत्री थे उनकी परीक्षा भी हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसी बेल्ट है जो कि शुगर केन बेल्ट, यानी गन्ना किसान यहाँ पर बड़ी तादाद में है। ना सिर्फ गन्ना किसान बल्कि जाट समुदाय से जुड़े हुए लोग भी बड़ी तादाद में हैं। आपको 26 जनवरी की ये तस्वीर ज़रूर याद होगी। तस्वीर देखिए, जब अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद जाट नेताओं से मुलाकात की थी। 250 जाट समुदाय से जुड़े लोग, जाट नेता वहां पर पहुंचे थे अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। और अमित शाह ने रणनीति बनाई कि अगर आपने जाट समुदाय को साध लिया है तो फिर बीजेपी को इससे नफा हो सकता है। और जाट नेताओं में इसीलिए ज्यादा दबदबा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जाट समुदाय से जुड़ी राजनीति करते थे और वो उसी के बदौलत प्रधानमंत्री बने। फिर उनके बेटे अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, वो भी जाट समुदाय से लोगों से जुड़ी राजनीति करते थे। फिर उनको भी केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला यूपीए सरकार में। इसके अलावा फिर उनके बेटे जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। अगर मोटा मोटी तौर पर देखें तो इस जाट लैंड में 26 ज़िले आते हैं, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, कैराना, ये सब पूरी जाटलैंड बेल्ट है। और इसमें 26 ज़िले आते हैं। 26 ज़िले की 136 सीटें आती हैं। अब 2017 में क्या हुआ था कि 136 में से बीजेपी के खाते में 109 सीटें गई थी और 21 सीटें सपा के खाते में गई थी। लेकिन अब थोड़े समीकरण बदल गए हैं। समीकरण बदले ऐसे हैं कि जब केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानून लाया गया तो सबसे ज़्यादा विरोध इसी बेल्ट के किसानों के ज़रिए, जाट नेताओं के ज़रिए, जाट समुदाय के ज़रिए किया गया। और वो विरोध ये था कि कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है। फिर चुनावों से ऐन पहले कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। अब ये एक बड़ा दांव था जो कि केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। अब जाट नेताओं को साधा भी गया। तो अगर जाट नेता या जाटलैंड में जो जाट समुदाय के लोग बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, नहीं तो इसका नुकसान ये होगा कि बीजेपी से जाट समुदाय के लोग छिटक जाएंगे, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, 17% वोट बैंक रखता है जाट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो 17% है। तो 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उससे ऐन पहले 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, जिसकी वजह से हुआ क्या, समीकरण ऐसा बदल गया कि जो जाट और मुसलमान थे जो एक साथ रहते थे, उनकी दोस्ती में एक गहरी खाई आ गई। अब जाट और मुसलमान अलग हो गए, जिसके बाद फिर 2014 में बीजेपी को हिंदू वोटों का फायदा होता हुआ दिखा। अब सवाल ये होता है कि जो जाट समुदाय के लोग हैं क्या वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि संगीत सोम या फिर सुरेश राणा जैसे नेता जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया चुनावों से पहले कि जाटों में कोई नाराज़गी नहीं है, किसान जो हैं वो खुश हैं, संतुष्ट हैं और कोई नाराज़गी नहीं है। बहरहाल ये तो बाद में ही पता लगेगा कि 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे। परीक्षाएं फिलहाल शुरू हो चुकी हैं और परीक्षा का जो पहला एग्ज़ाम है वो आज संपन्न हुआ है। एक पहले चरण का जो चुनाव है वो खत्म हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा दबदबा माना जाता है और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें ज़्यादा आती हैं किसी की पार्टी की भी, तो उसकी सरकार बनती हुई दिखती है। ये हमने पूर्व में स्टैटिस्टिक्स या जो आंकड़े हैं वो आते हुए देखा है। तो कितना जाटलैंड फ़ायदा पहुँचा पाएगी बीजेपी को, ये 10 मार्च को ही पता लगेगा। तब तक परीक्षाओं में जो तैयारी है नेताओं की, पार्टियों की, वो कैसी है वो देखने को मिलेगी। और उसके तहत लोकतंत्र का ये जो उत्सव है, जो लोग इसे मनाते हैं, बाहर निकलते हैं, वोट करने निकलते हैं, वो हम बड़ी तादाद में लोगों को देख पाएंगे। और 10 मार्च को असल में पता लग पाएगा कि लोग चाहते क्या हैं, उत्तर प्रदेश की कौन सी सरकार चाहते हैं। और जो उत्तर प्रदेश में सरकार पहले से है, जिसने 5 साल काम किया है, क्या वो काम इतना काफ़ी है कि दोबारा आ सके, तो ये तो जनता ही बताएगी। जनता जनार्दन होती है। इंतज़ार कीजिए 10 मार्च का।